हाँ विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं शुक्ल जी के कथन से ही। परवर्ती युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में पुष्य को कोई स्थान नहीं दिया तथा उन्होंने आविर्भाव काल के संबंध में भी परंपरागत धारणा में संशोधन करते हुए संवत 1050 से हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ माना है। यद्यपि शुक्लोत्तर इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी मत को स्वीकार किया है तथा आज भी सर्वाधिक मान्यता इसी को प्राप्त है, किंतु यदि हम आचार्य शुक्ल के निर्णय की पुनर्परीक्षा करें तो ज्ञात होता है कि वह भी उतना ही निराधार एवं असंगत है जितना कि उससे पूर्व प्रचलित मत था। आचार्य शुक्ल का यह निर्णय मुख्यतः दो धारणाओं पर आधारित है। एक अपभ्रंश हिंदी का ही एक रूप है जिसे उनके शब्दों में प्राकृताभास हिंदी या पुरानी हिंदी कहा जा सकता है। अपभ्रंश को हिंदी मान लेने पर उसका आविर्भाव काल 7वीं शताब्दी ही सिद्ध हो जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए वे लिखते हैं, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ऐसी स्थिति में उन्हें हिंदी साहित्य का आरंभ भी 7वीं शताब्दी से ही मान लेना चाहिए था, किंतु उनकी दूसरी धारणा इसके विपरीत पड़ती थी। वह दूसरी धारणा यह थी कि अपभ्रंश का प्रारंभिक साहित्य 1050 विक्रम तक का साहित्य उनकी दृष्टि से सांप्रदायिक साहित्य मात्र था। उसे विशुद्ध काव्य कोटि में स्थान नहीं दिया जा सकता था। इस निष्कर्ष को उन्होंने बार बार दोहराया। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है। पहला कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। उनकी सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं जा सकती। मूंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये शुक्ल जी के विचार थे। आगे हम और बात करते हैं इसी पर। यह विशेष लक्ष्य करने की बात यह है कि आचार्य शुक्ल ने संवत 1050 का निर्णय यूं ही मूंज और भोज के समय के आधार पर एकाएक कर लिया, मानो मूंज और भोज हिंदी के कोई कवि हो, किसी निश्चित साहित्यिक आधार पर नहीं। वस्तुतः हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए, इस प्रश्न को शुक्ल जी बड़ी चतुराई से टाल गए। मूंज और भोज का हिंदी साहित्य से क्या संबंध था, उनके समय को ही यह आधार क्यों बतलाया गया, इस संबंध में भी आचार्य शुक्ल मौन हो जाते हैं। अतः यह निर्णय अपने आप में बहुत कुछ अस्पष्ट है। या तो कहिए कि उसका आधारभूत कारण स्पष्ट नहीं, किंतु इससे भी अधिक प्रतिकूल स्थिति तो यह है कि आचार्य शुक्ल ने इस संबंध में जिन दो धारणाओं को आधार रूप में ग्रहण किया था वे भी अब बिल्कुल अमान्य हो गई हैं। अब न तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या प्राकृताभास हिंदी कहा जा सकता है और न ही अपभ्रंश के प्रारंभिक कवियों की रचनाओं को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत किया जा सकता है। यदि अपभ्रंश और हिंदी को एक मानते हैं तो निश्चित ही हमें सरहपाद को हिंदी के पहले कवि के रूप में स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल 7वीं शती से मानना होगा तथा अपभ्रंश के सभी कवियों को हिंदी साहित्यिक इतिहास में स्थान देना होगा। वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक, साहित्य एवं व्यावहारिक सभी दृष्टियों से अब अपभ्रंश की हिंदी से भिन्नता सिद्ध हो गई है। वैसे राहुल सांकृत्यायन तथा अन्य कतिपय विद्वान आज से कुछ वर्षों पूर्व तक अपभ्रंश और हिंदी को एक मानने का समर्थन करते रहे हैं, किंतु इस मत को मान्यता देने में दो बड़ी कठिनाइयां हैं। एक तो यह कि यदि हिंदी की जननी अपभ्रंश को भी हिंदी कहे तो फिर अपभ्रंश की जननी प्राकृत एवं प्राकृत की जननी पूर्ववर्ती भाषा को भी हिंदी कहने में क्या आपत्ति है। इस दृष्टिकोण को अपनाने पर तो सभी पूर्ववर्ती भाषाओं को हिंदी में स्थान दिया जा सकता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरे,
अपभ्रंश से केवल हिंदी का ही नहीं, उत्तरी भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं जैसे पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया, असमी आदि का भी संबंध है। ये सभी अपभ्रंश से विकसित होने के कारण हिंदी की बहनें लगती है। यदि अपभ्रंश और हिंदी को अभिन्न मान लिया जाए तो इनकी सबकी जननी हिंदी सिद्ध हो जाएगी। कदाचित यह स्थिति हिंदी वालों को मान्य हो भी सके, किंतु अन्य भाषा भाषी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वस्तुतः अपभ्रंश पर जितना अधिकार हिंदी का है, उतना ही पंजाबी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं का भी है। अतः उस पर हिंदी का एकाधिकार सिद्ध करना अनाधिकार चेष्टा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि आचार्य शुक्ल ने सिद्धांत रूप में तो अपभ्रंश को हिंदी से अभिन्न घोषित कर दिया, पर व्यवहार में भी वे इसकी यथार्थता में संदेह करते थे। कदाचित इसी का परिणाम है कि उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी काव्य का परिचय अलग अलग अध्यायों में दिया है। आचार्य शुक्ल के अनंतर डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु जहाँ तक उपर्युक्त प्रश्न का संबंध है, ये विद्वान भी कोई स्पष्ट एवं निर्भ्रांत उत्तर नहीं दे पाए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक और तो हिंदी को अपभ्रंश से विकसित उससे भिन्न भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए लिखते हैं। अपभ्रंश भाषा 10वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, उसके बाद उसे भी साहित्य मरण के लिए बाध्य होना पड़ा और 10वीं शताब्दी से अपभ्रंश भाषा ने अनेक शाखाओं में विभाजित होकर नवीन नाम धारण किए। फलतः हिंदी आदि भाषाओं का सूत्रपात हुआ। इससे स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का सूत्रपात अपभ्रंश के साहित्यिक मरण के बाद 10वीं शताब्दी में मानते हैं, पर दूसरी ओर वे हिंदी साहित्य के विकास काल को संधि काल कहते हुए उसकी काल सीमा 750 से 1200 रखते हैं और अपभ्रंश के सारे साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान देते हैं। वे ऐसा अनजान में नहीं अपितु बहुत सोच समझकर करते हैं। वे लिखते हैं, अर्धमागधी और नागर अपभ्रंश से निकलने वाली सिद्ध और जैन कवियों की भाषा हिंदी के प्रारंभिक रूप की छाप लिए हुए हैं। इस प्रकार इसे हिंदी साहित्यिक इतिहास के अंतर्गत स्थान मिलना चाहिए। डॉक्टर वर्मा का यह विचित्र निर्णय अनेक शंकाओं को जन्म देता है। एक तो उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि छाप से उनका क्या आशय है। अपभ्रंश में हिंदी भाषा का पूर्व रूप मिलना संभव है। यदि इसी को छाप कहते हैं तो इस स्थिति में न केवल अपभ्रंश अपितु प्राकृत और संस्कृत पर भी हिंदी की छाप मानी जा सकती है। वस्तुतः छाप पूर्ववर्ती की परवर्ती पर पड़ती है, न कि परवर्ती की पूर्ववर्ती पर। अतः 10वीं शती में उत्पन्न होने वाली हिंदी की छाप 7वीं शताब्दी की अपभ्रंश पर मानना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। दूसरे, पहले भाषा का उद्भव होता है, तदंतर उनमें साहित्य रचना होती है, जबकि डॉक्टर वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल 7वीं शती है और हिंदी भाषा के उद्भव काल 10वीं शती से 3 शताब्दी पूर्व पड़ता है। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा के प्रति पूरी श्रद्धा होते हुए भी उनके निष्कर्षों को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन निष्कर्षों के पीछे डॉक्टर वर्मा के उस कवि हृदय की प्रेरणा है जो अपभ्रंश काव्य की सौंदर्य श्री किसी न किसी प्रकार हिंदी के अधिकार क्षेत्र में ले आने के लिए विवश हो गई होगी, किंतु इतिहास को शुद्ध एवं वैज्ञानिक रूप देने के लिए इस प्रकार के लोभों का संवरण किए बिना काम नहीं चलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लेखन के समय अपभ्रंश और हिंदी की भिन्नता को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप में घोषित किया है कि भाषा शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से ये दोनों भाषाएं एक नहीं हैं। उनके विचारानुसार हिंदी का विकास आचार्य हेमचंद्र द्वारा उल्लिखित उस ग्राम्य अपभ्रंश से हुआ जिसमें रासक, डोंबिका आदि लिखे जाते थे। यह विकास कब हुआ इसका स्पष्ट निर्णय तो वे नहीं देते, पर उनके शब्दों में यही भाषा, कौन सी भाषा, हेमचंद्र द्वारा उल्लिखित ग्राम्य अपभ्रंश ही आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई है। यदि हम आगे चलकर का तात्पर्य
एक शताब्दी भी ले तो इस दृष्टि से हिंदी का आविर्भाव आचार्य हेमचंद्र के 100 साल बाद लगभग 13वीं शताब्दी में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल तो इसके और भी बाद में माना जाना चाहिए था, पर यह विचित्र बात है कि वे भी यहाँ पूर्ववर्ती इतिहासकारों की रूढ़ियों को स्वीकार करते हुए आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 1000 ईसा ही मान लेते हैं। ऐसा उन्होंने कदाचित पूर्ववर्ती विद्वानों के प्रति अति सौजन्य एवं सहिष्णुता की प्रवृत्ति के कारण ही किया है। अन्यथा वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि 14वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी का कोई साहित्य नहीं मिलता। उनके शब्दों में 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह भाषा की दृष्टि से यह भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, कदाचित अन्य दृष्टियों से यह साहित्य हिंदी का होगा, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। किसी भी साहित्य को हिंदी का साहित्य कहलाने के लिए उसका भाषा की दृष्टि से हिंदी का होना अनिवार्य है, अन्यथा कालिदास और रविंद्रनाथ को भी हिंदी का कहा जा सकता है। आदिकाल संबंधी अध्याय की अंतिम पंक्ति, इसमें भावी हिंदी भाषा और उसके काव्य रूप अंकुरित हुए हैं, तथा भक्ति काल संबंधी अध्याय के प्रारंभ में उनके द्वारा प्रयुक्त यह उपशीर्षक वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ, ये दोनों तथ्य भी यह ध्वनित करते हैं कि आचार्य द्विवेदी वास्तव में तो हिंदी साहित्य का अस्तित्व 14वीं शताब्दी पूर्व नहीं मानते, किंतु उनकी इस ध्वनिवादी शैली के कारण सामान्य पाठक वास्तविक हिंदी साहित्य और अवास्तविक हिंदी साहित्य के भेद को स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के आविर्भाव काल के संबंध में किए गए अब तक के प्रयास मुख्यतः 3 प्रकार की भ्रांतियों एवं असंगतियों पर आधारित है। एक तो अधिकांश विद्वान अपभ्रंश और हिंदी के भेद को ध्यान में नहीं रख सके। कुछ ने सिद्धांत रूप में तो दोनों को अलग माना, किंतु व्यवहार में दोनों के साहित्य को गुला मिलाकर एक कर दिया। दूसरी जो बात थी वो ये कि वे हिंदी भाषा के उद्भव काल एवं उसके साहित्य के आविर्भाव काल में संगति नहीं बनाए रख सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने साहित्य का आविर्भाव भाषा के उद्भव से भी पूर्व माना। जब भाषा ही नहीं होगी तो साहित्य कैसे आएगा। लेकिन इस छोटी सी बात को वो नहीं जान पाए और भाषा से पहले ही उसके साहित्य के आविर्भाव की बात कह देते हैं, जो बहुत ही अधिक बचकानी सी लगती है। तीसरे, अनेक विद्वानों ने संदिग्ध, अप्रामाणिक, परवर्ती एवं अस्तित्वहीन रचनाओं को हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में उनके निष्कर्षों में असंगति एवं अनौचित्य का आ जाना स्वाभाविक था। अस्तु इस संबंध में किसी सही निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों विषयों को, जैसे हिंदी का क्षेत्र, उसका उद्भव काल, उसकी प्रथम प्रामाणिक रचना पर सम्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए, तथा उसी से उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर ही हम इस मत पर या इस विषय पर कुछ निष्कर्ष बना सकते हैं, कोई राय या मत बना सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही।